तो कंसंट्रेशन के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब वैसा सोलिबिलिटी अपन देखो सॉल्यूशंस जो थे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 3 टाइप्स के थे, है ना। जब अपने क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 9 टाइप्स का क्लासिफिकेशन, तो उसमें 3 टाइप के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन बन गए थे। एक तो सॉलिड सॉल्यूशन था, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सोलिबिलिटी जो मेनली डिस्कस की जाती है वो लिक्विड सॉल्यूशंस की डिस्कस की जाती है ना। अब लिक्विड सॉल्यूशन खुद कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के, है ना। जो भी सॉल्यूशन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, इससे हमारे को क्लियर हो ही जाता है हमको कि इनमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी। जैसे मैंने बोला अगर सॉलिड सॉल्यूशन, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब अब हमको पता है, अंडरस्टूड है कि वो सॉल्वेंट कौन है, इसमें सॉलिड है। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ तो सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड। और इसी तरह से गैसेस सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट कौन है? गैस है। तो सॉलिबिलिटी जो हम डिस्कस करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशंस की करेंगे, यानी कि जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ठीक है, सॉलिड तो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट उनमें कौन होगा? लिक्विड होगा, है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में मेंशन करता हूँ, यानी कि जिनमें सॉल्वेंट कौन है? जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्यूट तो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ठीक है, तो यानी कि कितने टाइप के होने वाले हैं? ये 3 टाइप्स के होने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? सॉलिड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो हमको जो सॉलिबिलिटी स्टडी करनी जो हमारे सिलेबस में है वो किस किस की है? सॉलिड इन लिक्विड की है और गैस इन लिक्विड की। ये वाला लिक्विड इन लिक्विड वाला अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन भी है, वो अपन आगे देख लेंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, ठीक है, 2 तरह के सॉल्यूशन की, 2 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन की हमको सॉलिबिलिटी स्टडी करनी है। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं कौन सा? इसमें गैस इन लिक्विड वाला ले रहे हैं अपन पहले, है ना। तो सॉलिबिलिटी ऑफ किसकी देखनी है अपन को? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब जैसे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन अगर बोल दिया है तो अब क्लियर हो गया क्या कि इसमें सॉल्यूट तो कौन है? गैस है, और सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। आ रही बात समझ में? ये तो इस तरह के सॉल्यूशन कोई एग्जांपल है आपके माइंड में? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, एरेटेड वाटर, यानी वाटर में जो एयर डिसॉल्व हो जाती है, O2, CO2, ये सब, है ना। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के एग्जांपल है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन सबसे पहले बनाएंगे अपन इसकी डेफिनेशन। सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी जो टर्म है एक्चुअली वो कैसे मिलकर बनी हुई है? टर्म बनी है ऐसे, सॉल्यूबल प्लस एबिलिटी, सॉल्यूबल प्लस एबिलिटी इक्वल्स टू सॉलिबिलिटी, है ना। सॉलिबिलिटी जो टर्म बनी वो बनी है सॉल्यूबल प्लस एबिलिटी करके, यानी कि एबिलिटी टू डिसॉल्व टू डिसॉल्व ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, तो ये बना है सॉलिबिलिटी टर्म का मीनिंग। तो ये एबिलिटी किसकी हो गई है? आप बोल सकते हैं एबिलिटी टू डिसॉल्व ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की कितनी एबिलिटी है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? डेफिनेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका टर्म का मीनिंग हो गया। डेफिनेशन क्या बनेगी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, कोई भी हो। अभी अपन जनरल डेफिनेशन बना रहे हैं, बाद में इसको अपन गैस एंड लिक्विड के लिए कन्वर्ट कर देंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड in a definite amount, यानी फिक्स अमाउंट लेना है अपन को, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट
solvent to form a saturated solution, to form a saturated solution at constant conditions of temperature and pressures, है ना. constant conditions बोल सकते हो, इसमें temperature pressure ये आ जाएंगे, temperature and pressure आ गया. The maximum amount is called solubility. ये definition बन जाएगी, solubility is called solubility. क्या बनी डेफिनेशन? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. क्या लेना है अपन को? सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट. ठीक है, सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो डिसोल्व किया गया कितने में? डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. आप चाहते हैं लिक्विड ही बोल सकते हो, डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड. ठीक है, क्योंकि अपना सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड. तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म में कैसा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट constant condition of temperature and pressure. आ रही बात समझ? Maximum amount of solute dissolved in definite amount of solvent to form saturated solution at constant condition. अब चाहो तो इसको सिंपली इस तरह से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ऐसे कर सकते हैं. S से ही बन जाएगा अपना सॉल्यूट भी, S से ही बन जाएगा अपना सॉल्वेंट भी, S से बन जाएगा अपना सॉल्यूशन भी. ठीक है, और एक ले लेंगे अपन C. ठीक है, तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या रखना है अपन को? मैक्सिमम. सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा रखना है? डेफिनिट. मैक्सिमम अमाउंट इसका डेफिनिट रखना है सॉल्वेंट का. सॉल्यूशन कैसा बना देना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सी से क्या क्या बनाएंगे? कंडीशन. सी फॉर कंडीशन. एंड कैसे रखनी है वो? कांस्टेंट. ठीक है, तो अब अपन बोल सकते हैं कैसे. अब यहां से अगर अपन डेफिनेशन बनाएं तो देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी. देखना क्या बन रही है डेफिनेशन. सॉल्यूट का कैसा अमाउंट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्वेंट टू फॉर्म कैसा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंडीशन. इसको आपसे कांस्टेंट को ऊपर ले लो. At constant conditions. आ गया. तो यहां से अपन डेफिनेशन बना सकते हैं. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंडीशन. आ गया. तो बस ये जो मैक्सिमम अमाउंट है फिर ये क्या बन जाती है? यही हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाती है. ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं. आ रही है बात समझ में? क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंडीशन. यानी तीन तो आपने एस यूज किए, S3 और C, है ना. तो S3C करके अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं. ये तो किसी भी सॉल्युबिलिटी की जनरल डेफिनेशन ये होती है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, चाहे वो सॉल्यूशन कोई सा भी हो, गैस इन लिक्विड हो, सॉलिड इन लिक्विड हो, लिक्विड हो, सबके लिए डेफिनेशन यही चलती है ना. कॉमन डेफिनेशन यही है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कंडीशन. आ गया. ये तो गई जनरल डेफिनेशन. आ रही है बात समझ में? अब अपन इसको थोड़ा सा गैस इन लिक्विड के लिए बनाएंगे. तो गैस इन लिक्विड के लिए करेंगे तो क्या कर देंगे इसमें? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अब बताओ हमारा सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट हमारा यहाँ पे है गैस. तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस. अमाउंट का मास में बोल सकते हो मैक्सिमम मास ऑफ गैस, मास इन ग्राम, है ना, ऑफ गैस इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो आप लिक्विड बोल दो, है ना, लिक्विड. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इन डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड. पर यूनिट अमाउंट भी बोल सकते हो आप डेफिनेट जगह पे. पर यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये डेफिनेशन अब हमारी किसकी हो गई है? गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के लिए बन जाएगी. आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. अब इस डेफिनेशन को बनाया कैसे गया, कैसे डिफाइन किया गया, वो अपन देखते हैं. ठीक है, आगे इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बढ़िया. आओ देखो ये डेफिनेशन तैयार कैसे हुई है, देखते हैं. देखो सपोज कि हमने एक लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व किया. ये कोई हमने लिक्विड लिए, सॉल्वेंट,
क्लोज कंटेनर में, क्योंकि गैस है तो क्लोज कंटेनर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां कोई गैस थी, अच्छा तो इसको पिस्टन की फॉर्म में ले लो ताकि प्रेशर का भी इसमें हो जाएगा। ये पिस्टन था और कुछ प्रेशर अपन ने पी प्रेशर पे ये गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये गैस है, ये लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट है, गैस यहाँ पे सॉल्यूट है, ये प्रेशर रखा हुआ है कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो भी रूम टेम्परेचर या जो भी टेम्परेचर है टेम्परेचर है ना। अब चौथे इसको रूम टेम्परेचर रख लो, RT लिख रहा हूं उसको मैं ना, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, आ गया, इस पे ये रखा हुआ है। तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, गैस रखा हुआ है, गैस में गैस और लिक्विड को कांटेक्ट में रखा है। अब गैस क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल इसमें एंटर करेंगे, इसमें एंटर करेंगे लिक्विड में, लिक्विड के सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए इसमें ये एंटर करेंगे, ठीक है। जब ये यहाँ इसमें एंटर करेंगे तो ये देखो इस तरह से गैस इसमें डिसॉल्व हो रही है। और अब ये एंटर करने के साथ साथ में कुछ गैस के मॉलिक्यूल वापस से क्या एस्केप भी करेंगे यहां से, ये लो, ये वापस से एस्केप कर रहे हैं, ये लो। तो यानी कि एंटरिंग और एस्केपिंग दोनों क्या होने लग जाएगी, साथ साथ होने लग जाएगी। इनिशियली अगर हम देखें इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस तो क्या होगा, डिसोल्यूशन में पहले तो गैसेस ज्यादा एंटर कर रही होगी, लेकिन धीरे 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 जितनी एंटर करेगी उतनी वापस क्या होगी, एस्केप भी कर जाएगी। इनको अपन रेट की टर्म्स में लें, देखो अगर देखें रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन गैस, ये गैस के डिसोल्व होने की रेट है। इनिशियली ये क्या होगी, मैक्सिमम एट इनिशियल, स्टार्टिंग में क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी, ठीक है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ गैस या एस्केपिंग भी बोल सकते हैं, वो क्या होगी इनिशियली, एट इनिशियल वो क्या होगी, मिनिमम, या आप जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनिशियल क्या होगी, मैक्सिमम, यानी कि डिसोल्व बहुत ज्यादा हो रही है और इवेपोरेट बहुत कम हो रही है। बट जैसे जैसे प्रोसेस यानी कि विद द टाइम क्या होता जाएगा, रेट ऑफ मैक्सिमम, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस की जो रेट है वो धीरे धीरे कम होगी और एस्केपिंग की रेट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एक टाइम पे दोनों में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस हो गए, कोई भी रिवर्सियल प्रोसेस है, ये एंटर कर रहा है, ये एस्केप कर रहा है, रिवर्सियल प्रोसेस है। तो रिवर्सियल प्रोसेस में, हर रिवर्सियल प्रोसेस में एक टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो ही जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अगर देखें तो रेट R से लिखा मैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों की रेट्स इक्वल हो जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो फिर यहां जो गैस का अमाउंट है, यहाँ जो गैस का अमाउंट है, जो फिक्स अमाउंट गैस का आ चुका होगा, ठीक है। अब वो अमाउंट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ का अमाउंट भी कांस्टेंट रहेगा, ऊपर का अमाउंट भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल गैस के अंदर जाएंगे, पार्टिकल बोल सकते हैं, जितने पार्टिकल या मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे उतने पार्टिकल सेम टाइम में बाहर भी आ जाएंगे। तो दोनों तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस स्टेट को फिर अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, और अब इसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड स्टेट, एट सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। तो अब यहां क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया, यहाँ इस सॉल्यूशन में इस गैस का डिसॉल्व होने का क्या हो चुका है, सैचुरेशन आ चुका है। यानी कि अब इससे ज्यादा इन कंडीशन पे, जो भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हमने लगा रखी है, इन कंडीशन पे अब यहाँ ये गैस और फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी, यानी कि फर्दर उसका नया अमाउंट उसके अंदर ऐड नहीं होगा। जितना भी अमाउंट है अब वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि जितना भी अब बाहर से जितना आएगा उतना ही सेम टाइम में उतना ही अमाउंट अंदर से बाहर चला जाएगा। तो अब ये स्टेट क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड स्टेट। तो बस इस सैचुरेटेड स्टेट पर जो अमाउंट यहाँ पे बन गया है गैस का, वो इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी, आ गया। तो इसीलिए अपने डेफिनेशन में ऐसा बनाया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर द मैक्सिमम अमाउंट, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट इसमें आ गया है,
किस स्टेट पर? एट सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट पे जितना अमाउंट इसका मैक्सिमम आ गया उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आ रही है बात समझ में? एक बार फिर से देख लो क्या किया था अपन ने। किसी गैस को लिक्विड के कॉन्टेक्ट में रखा, टेम्परेचर प्रेशर लगाया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में गैस इसके अंदर एंटर करेगी, तो एंटर करने की रेट बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे बाहर भी निकलेगी, साथ के साथ ही बाहर भी निकलेगी, बट स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ये प्रोसेस रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो बहुत ही कम होगा। बट जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ने लगेगा। एक टाइम पे दोनों में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी दोनों की रेट्स है ना, वैसे भी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम तो आना ही है, तो दोनों अपोजिट प्रोसेस की रेट्स क्या हो जाएगी? इक्वल। डिसोल्यूशन इवेपोरेशन अपोजिट प्रोसेस है, दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी। अब जब ये रेट इक्वल हो गई है यानी कि क्या अटेंड हो गया? इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। अब इक्विलिब्रियम अगर अटेंड हो गया तो जितना अमाउंट यहाँ पर है गैस का, अब वो अमाउंट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों कांस्टेंट रहने वाला है? वो इसलिए कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि जितना नेक्स्ट फर्दर अमाउंट जो भी इसमें ऐड होगा उतना ही अमाउंट वापस से इससे बाहर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो अमाउंट यहाँ पे रहेगा गैस का अंदर इन द सॉल्यूशन इन द लिक्विड वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। बस उस कांस्टेंट अमाउंट को फिर हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। आ रही बात समझ में? तो अब जो मैक्सिमम अमाउंट आ चुका है, अच्छा इस स्टेट को अपन सैचुरेशन स्टेट क्यों कह रहे हैं? सैचुरेशन स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब इसमें फर्दर और अमाउंट इसमें ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस सैचुरेशन स्टेट पर जितना भी इसमें गैस का अमाउंट है वो इसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी। वो इसका मैक्सिमम अमाउंट है, वो इसकी सॉल्युबिलिटी है। हाँ, अगर हम इसको अमाउंट को अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को वेरी करते हैं तो ये अमाउंट वेरी कर सकता है। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं? जब भी डेफिनेशन बनाएंगे सॉल्युबिलिटी की तो फॉर अदर कंडीशंस यानी टेम्परेचर प्रेशर अमाउंट गैस का जो भी हम लेते हैं शुरू में वो सब क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। आगे बात समझ में? ये तो होगी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। इस तरह से डेफिनेशन तैयार हुई है। सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में क्या है? अमाउंट ही तो बता रहे हैं, अभी अपन ने डेफिनेशन में बोला है। सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट है, और ये अमाउंट किसका है? अमाउंट ऑफ गैस यानी कि सोल्यूट। और हमको पता है कि सोल्यूट के अमाउंट को हम किसमें? कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करते ही। आ गया? तो क्या ये अमाउंट एक तरह का कंसंट्रेशन ही? भाई कंसंट्रेशन की डेफिनेशन यही तो होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, तो ये कंसंट्रेशन है। इसलिए अब जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी उन सबको आप सॉल्युबिलिटी की फॉर्म में बोल सकते हो। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है सब सॉल्युबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या बताती है? क्या बताती है? सॉल्यूट के अमाउंट को बताती है, और ये भी क्या बता रही है? सॉल्यूट के अमाउंट को बता रही है। तो हर कंसंट्रेशन टर्म क्या बोली जा सकती है? सॉल्युबिलिटी बोली जा सकती है। बस वो किस स्टेट पे होनी चाहिए? लेकिन वो सैचुरेटेड स्टेट पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। आगे समझ में? इक्विलिब्रियम पे बनाई हुई या सैचुरेशन स्टेट पे बनाई हुई कोई भी कंसंट्रेशन क्या बन जाती है? सॉल्युबिलिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि अगर आप बोलोगे स्ट्रेंथ, जैसे कि हम सारी कंसंट्रेशन को यहाँ पे लिस्ट करें, स्ट्रेंथ अगर W/V की बात करें तो W/V में हमने पढ़ी थी स्ट्रेंथ, मोलैरिटी है ना, नॉर्मेलिटी। इन सब से हमको पता क्या चलता है? इन सब से हमको सॉल्यूट का अमाउंट ही पता चलता है। ठीक है ना। अगर W/W की भी बात करें तो क्या है ना, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ppm, ppb है ना। तो इन सब कंसंट्रेशन के आगे अगर अपन मैक्सिमम लगाते हैं है ना, अगर इनके आगे अपन क्या करते हैं? मैक्सिमम अमाउंट करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी सॉल्यूशन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो भी क्या बन जाएगी? सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम मोलैरिटी क्या? सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम नॉर्मेलिटी सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम मोलैरिटी, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन, यानी कि सैचुरेटेड स्टेट पर जो भी ये कंसंट्रेशन है वही सब क्या है? वही सब सॉल्युबिलिटी भी बन जाती है। जितनी भी कंसंट्रेशन है सबके आगे मैक्सिमम लगा दो, सब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन होगी। आ रही है बात समझ में? बट फिर भी जनरली हम किस में लेते हैं ज्यादा? जनरली हम लेते हैं मोलैरिटी की टर्म्स में और मोल फ्रैक्शन में, है ना, ज्यादा यूज इनको करते हैं। आगे तो सॉल्युबिलिटी को और क्या बोल सकते हो? सॉल्युबिलिटी का और बोल सकते हैं मैक्सिमम मोलैरिटी बोल सकते हैं। मैक्सिमम मोलैरिटी भी क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन भी क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अब आप क्या मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब अगर मोलैरिटी टर्म्स हम सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? जो मोलैरिटी की यूनिट है
तो यूनिट तब क्या बन जाती है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन टर्म्स में है तब तो कोई यूनिट है ही। आ गया समझ में, आ रही बात है समझ में, ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन रहती है। क्लियर डेफिनेशन आ गया।